बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन और उम्मीद करते हैं कि आपकी मॉर्निंग्स अच्छी होने के साथ साथ आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। जैसा कि आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और इसी के साथ रमज़ान की आमद है। अब देखना ये है कि कल रोज़ा बनता है या नहीं। अगर कल नहीं तो फिर इतवार का रोज़ा तो है ही है। और रमज़ान मुबारक में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तर्क कर देनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान मुबारक में हमें उन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अक्सर औक़ात हम बात कर रहे होते हैं बर्दाश्त की, कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, जैसे कि कोई किसी से कुछ कह देता है तो हम कहते हैं कि अच्छा अभी तो मेरा रोज़ा है, जब मेरा रोज़ा गुजरेगा इफ्तार के बाद फिर बताऊँगा। तो क्या चीज़ें आदम बर्दाश्त किस हद तक है और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रज़ा मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सब अल्लाह के थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ साथ तशरीफ़ फरमा है मोटिवेशनल स्पीकर हैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ साथ रज़ा साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो रमज़ान की आमद है, कल पहला रोज़ा है, ये परसों पहला रोज़ा है, तो इस हवाले से क्या तैयारियां की हैं आपने? देखें एक तो जो है वो बहुत बरकतों वाला महीना है। तो वैसे तो सारे महीने बरकतों वाले हैं, लेकिन रमज़ान का जो है वो इसलिए एक अपनी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। देखिए लैलतुल क़द्र मिलती है और इसमें जो है ना हमें एक एक जो इबादत और अपनी तमाम साल की, जिसमें कहते हैं ना कि हम अपनी तमाम जो भी हमारी कोताहियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, तो हम समझते हैं कि इस महीने में इबादत करने से वो तमाम कोताहियों खामियों का जो है ना वो अज़ाला मुमकिन हो सकेगा। और आपने बड़ी शानदार बात की, जिससे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि अदम बर्दाश्त की जो बात होती है ना, तो अदम बर्दाश्त मेरा ख़्याल है कि जो सब्र और बर्दाश्त का नाम जो है वो रमज़ान है। और यही ही सिखाता है कि किस तरीके से हमने अपने अंदर जो है वो सब्र लाना है, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, और किसी के भी ना तो दिल आज़ारी करनी है, ना ही किसी दूसरे को जो है वो तकलीफ़ पहुंचाना है। बुनियादी तौर पे जो रमज़ान का मतलब है वो यही है। आपने बात की कि तैयारियां क्या, देखें तैयारियां तो शुरू हैं। आज भी जो है ना वो आप देखते हैं ना कि जैसे रमज़ान आता है ना, बड़ी तादाद में दूध दही की दुकानें सज जाती हैं, आरजी दुकानें, समोसा पकौड़ों की एक चहल पहल जो है वो शुरू हो जाती है और चीज़ों की। तो साफ ज़ाहिर है वो तैयारियाँ जो हैं, जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप पहले से आप कोशिश करते हैं कि अच्छा इस रमज़ान में हर बंदे की ख्वाहिश, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बसात से बढ़ के जो है वो दूसरों की मदद के लिए आगे आए। अगर वो एक खाना बनना होता है तो दूसरा खाना मस्जिद में रोज़ादारों के लिए जाना है, अफ्तारी के लिए जाना है। तो ये हम तो शुरू से ही अपने घरों में ये एक देखते आए हैं तरीक़ाकार कि जो है वो मसाजिद में अफ्तारी बन के जा रही है, इस मस्जिद में भी भेजें। करीब की जितनी भी मसाजिद होती थी तो घर से अफ्तारी तैयार हो के, तो हमारी ज़िम्मेदारी छोटे होते ये होती थी कि ये अफ्तारी उठाएँ और वहाँ पहुँचाएँ। लाइकवाइज उसके लिए थोड़ा ख़ुसूसी एहतमाम करना पड़ता है, थोड़ा चीज़ों को साफ ज़ाहिर है, साथ साथ प्रोफेशनल जिम्मेदारी हैं वो भी साथ साथ चलती रहती है। तो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, पूरी नमाज रोज़े याद कर लिए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रा बेहतर तरीके से रमज़ान गुजारेंगे इंशाल्लाह। मुज़फ़्फ़र साहब आपकी तरफ आते हैं। रमज़ान में हम बर्दाश्त और सब्र की क्या अहमियत है, सर ने जैसे बताया ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं कि रमज़ान में, वैसे रमज़ान तो पूरा महीना ही इस तरह का है कि आपको नेकियां करनी है और एक नेकी का सवाब भी आपको 70 गुना ज़्यादा मिलता है। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान होने के नाते हमें बर्दाश्त करना सीखना है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें जो हमारी ट्रेनिंग करता है कि हमने कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे हमने दूसरों की बात सुननी है। किसी ने बड़ी क्या खूब कहा है कि बचता वही है जो बांटा जाता है, तो हमें बांटने पर तवज्जो देनी है। जैसे अभी सर ने कहा है कि हम अफ्तारियाँ करवाएं, हम लोगों को जो है ना उनसे प्यार मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें। रमज़ान बेसिकली जो हमारे लोग जो खा पी नहीं सकते, बेसिकली तो वो जो एहसास है वो हम में आना चाहिए। जो लोग 3 टाइम का खा सकते हैं और जो 1 टाइम का नहीं खा सकते, तो रमज़ान हमें ये तरग़ीब देता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, अपने आप को कंट्रोल करना क्या होता है, किस तरह से हम चाहते हुए भी हमारे पास चीज़ें हैं और हम अल्लाह की रज़ा के लिए उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बर्दाश्त करना सिखाती हैं। जब जैसे जैसे अब ये जो दौर चल रहा है और जो अब जेनज़ीज़ आ रही हैं उनमें बर्दाश्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम इमोशनली बहुत वीक हैं। हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। हम अपने अज़ीज़ व अकारिब को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कोई अहमियत नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान हमें सिखाता है और हमें चाहिए कि रमज़ान के महीने के बाद जो बाकी मंथ हैं उसमें भी इसी तरह बिहेव करें जैसे रमज़ान में किया जाता है, जैसे हम लोगों की सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं। जी, ठीक हो गया। रज़ा साहब, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हम देख रहे हैं, बड़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तो काफ़ी शहर साफ़-सुथरा भी हो गया, लेकिन कहीं-कहीं देख भी रहे हैं कि नहीं काम हो रहा। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जितनी भी काम 3-4 दिन देखते हैं, उसके बाद फिर वहीं रेहड़ियाँ लगना शुरू हो जाती हैं 3-4 दिन के बाद। देखिए, मुझे किसी हद तक ये लगता है कि स्पेसिफिकली सिर्फ भावलपुर की बात कर रहा हूँ कि वो एक पंजाब हुकूमत का एक पैगाम आया कि आप हटाएं, वो थोड़ा कोई नीम दिली, कुछ रजामंदी, कुछ मिलजुल के कि ये हटा लें। लेकिन देखिए, तजावुज़ात का जो है ना खात्मा 100% होना चाहिए। किसी को भी अपनी हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। बुनियादी तौर पर इस्लाम की बुनियादी तालीमात में भी यही है कि आज, क्योंकि जब आप अपनी हद से तजावज़ कर रहे होते हैं तो यकीनी तौर पे आप किसी दूसरे का हक़ ले रहे होते हैं। तो ये आपको आपका मज़हब और आपका दीन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे का जो है अपने हद से तजावज़ करें और किसी दूसरे का हक़ लें। तजावज़ात देखिए, अब बात करें वो जनाब वो गिरीगंज बाज़ार, शही बाज़ार, वो एक बाज़ार में ना एक जो कॉस्मेटिक किस्म का एक दिखावे वाला एक, वो तो ज़रूर ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, लेकिन हर तरफ जो है वो तजावज़ात की भरमार है। जनरल बस स्टैंड पर तजावज़ात की भरमार है। सारा सेटेलाइट टाउन तजावज़ात से भरा हुआ है। मॉडल टाउन बाज़ार, मॉडल टाउन बी जो है वो तमाम, मॉडल टाउन सी जो है वो तमाम तजावज़ात से भरे हुए हैं। और इंतज़ामिया जो है ना वो लगता है कि सारे सत्तू पी के ना तसल्ली से सोए हुए हैं। वैसे भावलपुर में थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अफसरान जो है ना वहाँ सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आते हैं कि चिल किया, अच्छा जी, जो दिल किया मान लिया। वो अपनी ज़रा सही, जो एक अफसर सही होती है ना अपनी मनमानी ज़रा तबीयत को, तो वो उस तरीके से उनकी चलाने के ना एक उनकी मिजाज में होता है कि वो उसी तरीके से। तो तजावज़ात का भी जो ऑपरेशन है वो बस वो समझे कि कुछ लग ही रहा है कि कोई पसंद नापसंद का शिकार हो गया कि एक तरफ कर लिया तो दूसरी तरफ छोड़ दिया है, दूसरी तरफ को जाके को फ्लाइंग विजिट कर लिए तो तीसरी तरफ भी बिल्कुल नज़रअंदाज हो गया। बेसिकली ना उसमें विल नहीं है, उसमें जो एक जो गवर्नेंस की जो एक विल होती है हुकूमत की तरफ से, तो बहुत क्लियर हिदायत आई और बहुत सारी जगहों पे आप देखिए बड़े मेजर ऑपरेशन हुए। पूरे बाज़ार जो है उन्होंने हटा दिए क्योंकि वो तजावज़ात जो राइट ऑफ वे था उसको उन्होंने क्लियर किया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे लग ही रहा है कि पंजाब हुकूमत का जो विज़न है वो थोड़ा दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बस कि नीम दिली से चल रहा है कि अच्छा शायद यही इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान शरीफ आ जाएगा तो रमज़ान शरीफ में वही बात आ जाएगी कि तोड़ फोड़ मना हो जाएगी, तो बस 1-2 दिन पहले उन्होंने कोई कार्रवाई की और उसके बाद सब कुछ वो छोड़ देंगे। तो फिर जब महीना गुजर जाएगा तो फिर किसने, ना तो फिर हुकूमत ने उनको कहना कि ये तजावज़ात हटाएँ और ना ही इन अफसरशाही ने जो है ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त करनी है। वही घोंघलों से मिट्टी उतारने वाली बात बस हो गई। वो ये घोंघलू, वो खुद घोंघलू हैं। वो घोंघलू से क्या मिट्टी उतारेंगे, वो खुद मिट्टी में है इस वक्त। तो मज़े कर रहे हैं, सब जो है सब अच्छा दिखा रहे हैं, सब अच्छा बता रहे हैं। जो दिल कर रहा है वो कह रहे हैं ये हो गया, वो कह रहे हैं वो हो गया। तो बस रोज़ की रिपोर्टर पार्टी जो है ना वो उनकी अपनी मर्ज़ी से रिपोर्टर पार्टी। सर, इस तरह कैसे चलेगा? हम देखते हैं कि एक ठीक है, एक इनिशिएटिव अच्छा लिया जाता है, हम उसको सराहते भी हैं, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता। अगर ऐसा चलेगा तो फिर हम कैसे सब अच्छे के रिपोर्ट करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? इनफेक्ट कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि देखिए कि अब जो है मुल्क जो है आपको नज़र आ रहा है कि अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, हर बंदा अपने काम करना चाहता है। ऐसे में जो एक पॉलिटिकल विल है वो भी नज़र आ रही है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अब देखिए, अब ये गवर्नेंस है, ये जो अफसर बिठाए हुए होते हैं मुख्तलिफ अजला में, इलाकों में कि जनाब जो इंतज़ामी अफसर जिनको बुनियादी तौर पर कहा जाता है, तो उनकी क्या होती है कि वो रिट ऑफ लॉ रखते हैं कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके काम करवाते हैं। जो हुकूमत की हिदायत हैं उस पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है कि उनके अपने एजेंडे, उनके अपने दिमाग से चीज़ों को वो चला रहे हैं। वो एक, आप देखिए, एक बड़ी साइकी, एक डिप्टी कमिश्नर आता है, ऐसा लगता है कि पूरे ज़िले की अकले कुल वही है, उसके ऊपर बात ख़त्म हो गई है। वो जो सोचता है वो सोच ऐसी सोच है जो किसी और के जहन में आ ही नहीं सकती। भाई वो आम इंसान है, जो वहाँ डिप्टी कमिश्नर से हटता है तो कोई मेज़ कुर्सी भी नहीं देता,
पूछता भी नहीं है, वो कभी किधर बैठता है तो कभी किधर बैठता है। लेकिन जब तक वो डीसी है ना, तब तक वो अपने आप को जो मर्जी समझे तो वो समझता रहे। तो यही चीज़ें अब जो साहब बहादुर का दिल करता है, दिल किया काम किया, दिल क्या नहीं किया। ठीक हो गया। मुज़फ़्फ़र साहब, रोज़े की हालत में हम अक्सर चिड़चिड़ापन देखते हैं, और जैसे कि मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि लोग इस तरह आदम बर्दाश्त है कि कुछ कह दिया जाए तो या तो रोज़े की हालत में शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ कह देते हैं कि वीर अफ्तार के बाद पूछूंगा। तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना एजुकेशन को लेना पड़ेगा। जब आप ये समझना शुरू हो जाते हैं ना कि आप सब कुछ नहीं हैं, आप लोगों की बातें सुनना शुरू हो जाती हैं। ये होता तब है कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होता और आप बस अपनी बात को मनवाने लगती हैं। मैच्योरिटी का लेवल तब आता है जब आप कम बात करते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, जब लोगों को अहमियत देना शुरू हो जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी जब हम अपने दीन पर अमल करेंगे। रमज़ान में तो हमें यही सिखाया जाता है, हमने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, लोगों के साथ मस्जिदों में रश होता है, एक दूसरे के साथ मिलें, उनके जो दुख तकलीफ़ हैं अगर वो हम बांटें और आपस में सिला रहमी करें तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करते और बस रोज़ा रख के जो नॉर्मली देखा गया है कि सो जाना और शाम को उठना और बीच में अगर थोड़ा बहुत काम पड़ गया है तो ऐसे आवाज़ारी होती है और चिड़चिड़ापन आता है। तो ये चिड़चिड़ापन इसलिए आता है क्योंकि हम लैक ऑफ नॉलेज है। एक तो हमें अपने आप को ना अपने दीन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब दीन को सीखना है। और सबसे बेहतर मंथ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मेरे नबी कितने हम्बल थे, कितने प्यार से बात करते थे, जो भी उनके पास आता, ईसाई, यहूदी, उनसे बड़े तहम्मुल से बात करते, उनकी सुनते और फिर उसका सलूशन भी देते। बिल्कुल, रोज़ा रखना सिर्फ इसका मतलब भूखा प्यासा नहीं होता कि आप भूखे प्यासे रहें। आप अखलाक और आपकी अच्छी तरबियत ये बड़ी ज़रूरी है। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हैं रज़ा साहब। हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है, बजाय चीज़ें सस्ती होने की महंगी हो जाती हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले जितने भी लोग हैं सरगर्म हो जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है। तो इससे क्या आप कहेंगे आपके रमज़ान में सस्ता बाज़ार जो लगता है इस दफ़ा लग रहा है? देखिए, ये ना दो अलग-अलग बातें, सस्ता बाज़ार लगना एक और बात है और उसके साथ साथ जो है ना वो जो ग्राम फरोशी वाली बात जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, देखिए एक फिर वही बात आ जाएगी कि वो कि जो अफसरशाही है, जो बैठे हुए हैं सीटों पे, उनको पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, उनको पता है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी है, चीनी का तो वैसे ही बहरान है। ठीक है, उन्हें पता है चावलों के जो चावल ज़ख़ीरा किया जा रहा है, उन्हें पता है दालें ज़ख़ीरा हो रही हैं, उन्हें पता है। देखिए, फलों में ना सिर्फ दो फल जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टोर किए जा सकते हैं, एक सेब और एक अनार जो है ना। आप देखिए जनाब वाला वो कोल्ड स्टोरेज जो है वो भरे हुए हैं जनाब वाला, उनसे आप लेने जाएं सेब आपको 500 रुपये किलो, 600 रुपये। रमज़ान जैसे चले अभी 300, 350, 400 रुपये किलो तो अभी बिक रहा है, और जैसे रमज़ान शरीफ शुरू होगा तो ये 600 हो जाएंगे। और हर चीज़ की हम हर चीज़ डबल ट्रिपल कीमत हो जाती है। वो जनाब खजूरों को हमने पहले से स्टोर करना रखा हुआ जनाब ला के खजूरों। अच्छा, और तो और देखिए पूरा अंडा ना सर्दियों में 35 रुपये 40 रुपये तक भी गया, वापस आया, अभी 20 रुपये चल रहा था, 18 रुपये 20 रुपये। ये जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान नज़दीक आना शुरू हुआ तो अभी 25-26 रुपये का अंडा हो गया। भाई उन्हें पता है ना कि ना बोला चले जो है ना शहरी में इस्तेमाल होता है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वो खुद ब खुद उसकी कीमत। भाई इनकी कहाँ है, इनका सिस्टम किधर है, इनकी गवर्नेंस किधर है जो ये तय करेगी यार कि ये चीज़ें हर किसी को पता। अब बहावलपुर की बात करते हैं, बहावलपुर कितना को बड़ा बहावलपुर है, बहावलपुर की सारी आबादी 8-9 लाख आबादी है, उन्हें पता है यार यहाँ 5 कोल्ड स्टोरेज हैं, 6 कोल्ड स्टोरेज हैं, ये इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसका सप्लाई चेन है, ये इसमें इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, रोज़ ये इनपुट है, ये आउटपुट है। वो बेसिकली ना ये जो आपने सस्ते बाज़ार वाली बात की ना, ये जो मार्केट कमेटी के जो अफसर है ना, ये मैं इनके बारे में क्या कहूँ आपको, ये अपने पूरे साल की रोज़ी रोटी ना उसी एक सस्ते बाज़ार में, ये तो मैं आप छोड़े, ये तो मैं तो भावलपुर की मिसाल आपको क्या दूं। आप किसी जगह भी आप देख लें, मार्केट कमेटी सबसे ज़्यादा पैसे जो कमाती है वो इसी रमज़ान बाजार के इसी चक्कर में 40,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। भाई मैं आपको कहता रहा हूँ, अंधेर मचा देते हैं वो, अंधेर। अब हर किसी को पता होता है
देखिए मैं ये बात ना एक बड़ी हैरानकुन बात है, आपको स्पेशल ब्रांच वहाँ नज़र आएगी, आपको दीगर एजेंसीज जो हैं वहाँ नज़र आएंगी। अच्छा, चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही होती हैं, ये नहीं कि रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं। और फिर सबसे हमारी बेहिसी का आलम जो है ना वही आलम है कि वही चीज़ें रिपीट भी हो रही होती हैं, कि वो जो ग्राम फरोशी है ना, वो ग्राम फरोशी चल रही है। महंगा है तो भाई महंगा है। अच्छा अब ना मैं थोड़ा सा ना मैंने कहा अच्छा चलें इस पर ना एक कार सवाब ही सही, हम और तो कोई नेकी नहीं कर सकते, तो चले शायद हम जो अफसर शाही है उसको जगाएं कि वो भाई जाग जाए, रमज़ान आने वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे। तो मैंने ना मुख्तलिफ ताजिरों से ना मिलना जुलना शुरू किया, उनके साथ एज लाइव कर लिए, बात की कि भाई वो ग्राम फरोशी रमज़ान शरीफ आ रहा है, कोई ये वो सारा आपको ही जुर्माने होते हैं, तो भाई आप महंगी चीज़ें क्यों बेचती हैं? तो उन्होंने कहा जी हम क्या बताएं उन्हें, ये इन्हें नज़र नहीं आता, ये जाएँ ये कोल्ड स्टोरेज जाके चेक कर लेना, एक इंतज़ामी अफसर बैठा हुआ है, मार्केट कमेटी वाले बैठे हुए, जाके कोल्ड स्टोरेज चेक कर लें, वहाँ का स्टॉक रजिस्टर चेक कर लेंगे क्या क्या स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, उनके बाद किस हिसाब से पड़ा हुआ है, कि इनको क्या चाहिए, क्या इनपुट क्या आउटपुट होगा। तो खुद ब खुद उन्होंने कहा ये कीमतें खुद ब खुद नोज डाइव हो जाएंगी, ये मुंह के बल नीचे आएंगी, लेकिन ये खुद करना नहीं चाहते। उन्हें पता ना कि भाई ये सिस्टम जो है ना, अभी तंबू कनाते लगेंगे तो कारपोरेशन के पैसे बनेंगे, तंबू कनाते लगेंगे तो जिला काउंसिल के पैसे बनेंगे, सफाई वाला सिस्टम ऑन होगा तो वेस्ट मैनेजमेंट के पैसे बनेंगे। हर कोई इस मनी मेकिंग में लग जाता है। कुछ लोगों के लिए रमज़ान जो है वो यकीनी तौर पे सवाब का काम है, लेकिन कुछ लोगों ने पूरे साल की रोजी रोटी जो है ना वो यहीं से करनी होती है। वो उनके लिए तो वो तो खुश होते हैं कि ओके ये वक्त आ गया जी, ड्यूटी है, तंबू लगा दो, कनाते लगा दो, फलां चीज़ करा दो, नीचे दरिया बिछवा दो। भाई वो बाजार है यार, लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को रिलीफ कनाते ही इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे सस्ती चाहिए बस उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। बस वो अपनी ना, अब हर किसी को पता है कि रमज़ान शरीफ में जो ना शो ऑफ कराना ना कि यहाँ रमज़ान बाजार लगा हुआ है। नहीं, वो भी रमज़ान बाजार भी चलने लगे, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अफसर ने को अपनी जेब से तो करना नहीं होता, उन्हें पता होता है वो मार्केट कमेटी वाले फल भी अच्छे से अच्छा वो जो उधर से कार्य होते हैं तो वो पहुँचा देते हैं। हर किसी का सिस्टम जो है ना वो ऑन होता है जनाब वाला, उन्हें पता होता है भी वो खजूर चीनी दाल सब कुछ आ जाना सिस्टम है, उन्हें खुद से तो खरीदारी करनी नहीं होती किसी। मुज़फ़्फ़र साहब, हम देखते हैं कि रमज़ान में सड़कों पर बाज़ारों में झगड़े हो जाते हैं लोग, और फिर अक्सर हम ये भी सुनते हैं, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम 10 लेना तेन अफ्तार के बाद। तो ये जो भूख और प्यास हमारी तबीयत पे किस तरह से अंदाज हो रही है? देखिए, इस्लाम तो ये तरगीब देता है कि हमें सिर्फ 2 टाइम ही खाना है। जो रमज़ान की रूटीन है ये पूरा साल होनी चाहिए। मेरे नबी का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें जो है जितनी भूख है उससे आधा खाना है। हमें खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो ये चीज़ हमें सबको जहन नशीन करनी चाहिए कि आप ज़्यादा खाओगे तो आप ज़्यादा फिट नहीं रहोगे। अब बीमारियों का घर है, जितना ज़्यादा आप खाते जाओगे उतना ज़्यादा बीमार होते जाओगे, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आती जाएंगी। तो ये जो लड़ाई झगड़े और चीज़ें होती हैं ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम इमोशनली बहुत वीक हैं, हम मेंटली बहुत वीक हैं, हम ज़्यादा किसी की सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हम दीन से भी दूरी है और हम पढ़ते भी नहीं। और वैसे भी अपने लाइफ में हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं, ज़िंदगी को इतना मुश्किल हमने बना लिया है कि कोई कुछ भी कह देता है तो उस पर हमें गुस्सा आ जाता है, हम चिड़चिड़ा। हमने एक अपना एक सर्कल बना लिया है और हम कहते हैं कि बस यही सारी ज़िंदगी है। हमने जो हमारे फ़ायदे की बातें हैं वो हमने करनी है, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है वो तो काम हम करेंगे। हमने नहीं देखना कि इसमें जिसमें हमारा मफाद नहीं है वो चीज़ हम छोड़ देते हैं, हम उसको सुनना भी गवारा नहीं करते। तो ये चीज़ जो है ना, जबकि इस्लाम बिल्कुल इसकी ऑपोजिट तालीम देता है। इस्लाम कहता है कि हमें दूसरों का हक़ अदा करना है, उनकी सुननी है, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों भाई बहन अपने जो हमसाए हैं उन सब के हकूक़ पूरे करने हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करते, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर औक़ात हम ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक में जब कोई फंस जाता है, किसी की ज़रा सी गाड़ी लग गई, किसी का ज़रा सा मोटर बाइक लग गया, तो वो उधर ही गाड़ी खड़ी करेंगे और ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। पीछे इतनी लंबी लाइन लग जाती है, वो नहीं परवाह के पीछे इतनी लंबी लाइन है, हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहे हैं, और वो दोनों हजरात जो है वो सड़क पर लड़ रहे हैं। ये भी नहीं कि गाड़ियाँ साइड पे करें फिर लड़ लें, ताकि पीछे वालों को तो ऐसा तुम्हारा ये ख्याल है कि लड़ना जरूर चाहिए है ना? नहीं, अगर लड़ना है ना तंग करें, गाड़ी साइड पे करके फिर लड़ना। अभी हम लड़ाई करती हैं। देखिए मैं आपको सर से आप बात करें, नहीं आप देखिए लड़ाई जो है ना
ये जो सड़क पे जो रोड रेज है ना, जो सड़क का गुस्सा है ना, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। सिर्फ हमारी भूख और प्यास का मजमुआ नहीं होता, वो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ का, हमारे इमोशनल इश्यूज़ का, हमारे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो हमें ना कोई कुछ चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपना गुस्सा उतार सकें ना। तो इनफैक्ट ना वो एक अचानक गुस्सा होता है तो किसी पे भी, हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भाई जो बंदा किस फेज़ में है, उसकी 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 मेंटल किस फेज़ में है, वो उसको उसको उसने किस तरीके से बात करनी है, आपने आप उसको किस तरीके से। तो जो समझदार लोग होते हैं, जो इसी सब्र को और इसी एहतराम रमज़ान को जो अपने दिल में रखते हैं, तो वो हमेशा दरगुजर करता है। दरगुजर करते हैं। यार कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये पता नहीं किस सैनी हालत में यार, उसकी कोई बात नहीं, मैं सब्र कर जाऊँ। तो वो आगे अगर वो भी वो इस जैसा हुआ जाए, आपका मशवरा उसने मान लिया कि उसने कहा अभी गाड़ी साइड पे लगा, तो फिर लड़ते हैं। नहीं ठीक है आप, मैं अभी अक्सर औकात जब रास्ते में आ रही होती हूँ तो रोड ट्रैफिक ब्लॉक होता है, पता चला जी ज़रा सी मोटर बाइक लग गई गाड़ी को, या गाड़ी लग गई किसी रिक्शे वाले को, चले जी वो उधर ही खड़े हुए हैं और घंटों घंटों जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक है। तो दूसरों का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है ना। ठीक है आप लोग सड़क पे आ रहे हैं और ये चीज़ें हो गई हैं, गाड़ी लग गई है, मोटर बाइक लग गई है, अब बाकी लोग भी आप एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, कोई एम्बुलेंस फंस सकती है, तो किसी के लिए 2 मिनट 5 मिनट बड़े ज़रूरी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। सर जीप रैली की बात कर लेते हैं। जीप रैली अभी हुई थी, रोज़ा थी आई मेरे ख्याल में, तो क्या चीज़ें हमने देखी वहाँ पर, क्या चीज़ें सामने आई? जीप रैली बड़ा शानदार एक मोटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, और बड़ा शानदार किस्म का एक बड़ी फेस्टिविटी होती है, जिसमें आपको मुल्क के तमाम बड़े नामवर रेसेस ने हिस्सा लिया, खूब गाड़ियाँ दौड़ाई, और बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी किस्म का मुकाबला होता है, और बड़ा ही सब्र और बर्दाश्त के साथ सारे एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर देते हैं। और जो है ना, सहरा में जहाँ कोई भी मद्दे मुकाबल नहीं होता, तो ख़ुद से एक मुकाबला, क्योंकि अगेंस्ट द क्लॉक जा रहे होते हैं सारे, तो वो आप खुद से ही मुकाबला होता है कि कितनी अच्छी उन्होंने अपनी स्किल्स और अपनी गाड़ी की जो एक कैपेसिटी है, उसको किस एबिलिटी है, उसको किस तरीके से उन्होंने टेस्ट करना है, तो वो बहुत मज़े से उसको एंजॉय करते हैं। बड़ा शानदार किस्म की फेस्टिविटी रही, म्यूज़िकल नाइट थी, बड़ा आतिशबाजी का मुजाहरा था, आर्ट एंड कल्चर था। देखिए अगर चोलिस्तान की बात करते हैं ना, चोलिस्तान एक ऐसा इलाका है जो आप ये देखेंगे फोर्ट अब्बास से, हारूनाबाद से शुरू होके तो आपके सादकाबाद तक, उधर रिंगारहां तक चला जाता है, सैकड़ों मील फैला हुआ है, और उसमें हर तरह के रंग हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पे ये सारा बंजर और वेस्ट लैंड थी, वहाँ जो लाइफ स्टॉक है वो बड़ा अच्छा है। अभी बड़ा शानदार एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया हुआ है कि किस तरीके से इस वेस्ट लैंड को जो है ना, उससे हमने अच्छी फसलें किस तरीके से लेनी है। तो एक पूरा एक चोलिस्तान जो है ना, वो एक लैम्पलाइट में है। आपकी हर तरह की आपको जो एक ज़री मुल्क बनाने के लिए भी वेस्ट लैंड इस्तेमाल हो रही है। वहाँ की जो चीज़ें हैं उसमें लाइफ स्टॉक जो है उसको एक मेजर पोर्शन है, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में ये एक बैनुल-अक़वामी एक इंटरनेशनल रेस का वहाँ होना, तो हर किसी का फोकस जो है वो चोलिस्तान पे आ गया, और बड़े शानदार तरीके से रेस हुई, रैली हुई। ये 6 दिन का एक पूरी 6 दिन की फेस्टिविटी थी। उनकी टैगिंग थी, फिज़िकल इंस्पेक्शन थी, नेविगेशन, ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस थी, फिर अगले दिन क्वालिफाइंग राउंड थे, फिर प्रीपेड कैटेगरी थी, फिर स्टॉक कैटेगरी थी, फिर अगेन प्रीपेड कैटेगरी थी, और फिर तकरीबन तकसीम नमा, तो भरपूर किस्म के रौनक लगी। सर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस पर बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हम मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, क्या करना चाहिए कि रमज़ान में जो है वो बर्दाश्त और सब्र का एलिमेंट हमारे अंदर आ जाए, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करने से क्या अपने अंदर हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये एलिमेंट ले आएँ कि हमने रमज़ान में जो है वो इबादत के साथ अपने इखलाक को बेहतर करना है, अपने किरदार को बेहतर करना है, हमने सबके साथ अच्छा रवैया रखना है, दरगुज़र करना है चीज़ों। रमज़ान का एहतराम यही है ना कि आप सिर्फ खाना पीना बंद ना करें, बल्कि जितनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब से भी इज्तनाब करें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, वन बाय वन एक एक चीज़ को लेते हैं कि जब हमने रोज़ा रखा है तो अब हमने झूठ नहीं बोलना, अब हमने कोई ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करने जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लोगों का ख़्याल करना है,
ये चीज़ें जब हम करते हैं और अपने नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करना शुरू करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हमारे लिए जो है ना एक नमूना है, तो हमें आपकी ज़िंदगी के सारे वाक़यात को पढ़ना है कि आप एक अच्छे मौल्लिम भी थे, एक अच्छे टीचर भी थे, एक अच्छे हस्बैंड थे, एक अच्छे ये कह लें कि माशरे में हम सब के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। तो आपकी ज़िंदगी के जितने पहलू हैं सबको सीख के और उसे अमल में लेके आना, इससे हम चीज़ों में अपनी बेहतरी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं। कभी-कभी रमज़ान में ऐसे काम भी कर रहे होते हैं कि मतलब आपकी सोच है, अब आप सारे दस्तरख़्वान पे बैठे हुए होते हैं, वैसे तो ये बात पता नहीं करनी चाहिए कि दस्तरख़्वान पे बैठे हुए होते हैं और अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो जो 1 मिनट गुज़रना मुश्किल होता है, वो जो 1 मिनट में जो बातें होती हैं ना कि मौलवी हुन अज़ान दे भी दे वो चीज़ें हैं ना। वैसे तो आप इसको लाइट वे में बात करें, लेकिन वहाँ बड़ी इसको सीरियसली और इस पे इत्तेहाद करनी चाहिए इस तरह देखिए ना, की। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि हमारे सामने सब कुछ है और हम अल्लाह की रज़ा के लिए इन चीज़ों से रुक रहे हैं ना उस टाइम तक। तो अगर यही चीज़ें हम बाकी में भी अप्लाई कर दें कि हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है, ट्रैफिक जितना भी किसी ने आपको अगर पीछे से कोई गाड़ी मार दी है तो आप उतर के लड़ना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है ना। अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया, क्या पता वो बंदा किस मजबूरी में हो। तो ये जो एहसास है ये बड़ा ज़रूरी है। जो एम्पैथेटिक आपका रवैया है ना, ये ज़रूरी है और यही इस्लाम हमें सिखाता है ठीक कि है, हमें एक दूसरे के साथ ठीक अच्छा है। सलूक। रज़ा साहब, यहाँ की सूरत हाल तो क्राइम की हमें पता है, बहावलपुर में क्राइम की क्या सूरत हाल है? यहाँ तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अल्लाह करे बन जाए और जल्दी लॉन्च हो जाए। सुनते तो 1 साल से रहे हैं। बहावलपुर की क्या सूरत हाल है? ये क्राइम की ना रेशो हर जगह आलमोस्ट एक जैसी है और बड़ा अहम रोल है सीसीटीवीज़ का, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। और सबका जो वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी, वो बहुत सारे इस्लाम इन चीज़ों को, इस प्रोग्राम को इनिशिएट करके गए थे कि हर जगह पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अपने शहरों को जो है ना आपने महफूज बनाना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो शहर के एंट्री पॉइंट हैं, एग्ज़िट पॉइंट हैं, जो बाज़ार हैं, मरकज़ी चौराहे हैं, आपके रास्ते हैं, उनमें जब कैमरे लगे होते हैं तो वो आपकी पूरी चीज़ों को ना मॉनिटर कर रहे होते हैं। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही है कि तमाम तरह की जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं आइदर इन द ट्रैफिक और इन द लाइफस्टाइल, तो वो तमाम चीज़ें जो वो बैठ के वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उनको चीज़ों को ना एक अंदाज़ा होता है कि जो एक जुर्म है उसको होने से भी कि रेपुटेशन पे भी उनको एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बार बार हो रही है, तो उसको किस तरीके से फौरी तौर पर जो है वो रोका जा सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कैमरे लगाने से। उनकी बहुत सक्सेस स्टोरीज जो है वो सामने आएंगी। जहाँ जहाँ लगे हुए कैमरे वहाँ कई ऐसी जराइम जो है वो बेनकाब हो गए, पकड़े गए। जो मुजरिम थे कि सिर्फ सीसीटीवी की मदद से कि उनको पता लग गया कि कहाँ छुपे हैं, किस सिमत की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, और आखिर मिलाकर वो कहीं ना कहीं से जो है वो काबू में आ जाती हैं सब मुजरिम जो है। तो यकीनी तौर पे जो है ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बहावलपुर में देखिए, बहावलपुर में अभी पिछले दिनों जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल और कार चोर गैंग जो है वो मुतहरक थे, लेकिन पुलिस एक्टिव हुई। अब पुलिस की एक बड़ी ख़ास बात है, पुलिस जब किसी चीज़ को ठान लेती है ना कि ये चीज़ ख़त्म करनी है, देखिए मैं फिर उनकी विल की बात है कि जब उन्होंने ये सोच लिया कि भाई ये मुजरिम है, ये इस चीज़ को ये इस जुर्म को जो है वो फ़ौरन गिरफ्त में आना चाहिए। टीमें बन जाती हैं, कलेक्टिवली उसके ऊपर काम होता है, बहुत सारे ब्रेन्स मिल जाते हैं। जब वो ब्रेन्स मिलते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है वो उसका वे आउट निकाल लेते हैं, कई रास्ते निकल आते हैं। फिर वो उसको जब उसके ऊपर तमाम एक कलेक्टिव एफर्ट होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें काबू आ जाती हैं। सिर्फ एक वही जुर्म काबू नहीं आता, उसके जो है रेलेवेंसी में कई ऐसी चीज़ें काबू में आ जाती हैं जिससे बहुत सारे जुर्म जो है वो बेनकाब हो जाते हैं कि अच्छा जी ये जुर्म हुआ था तो ये भी इसने किया था, ये जुर्म किया था तो ये भी इन्होंने किया था, अच्छा इसके पीछे ये फ़लाँ लोग थे। तो एक पूरी जब उसकी एक इंटरोगेशन, एक तफ्तीश और एक तहकीक का सिलसिला होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें खुल के सामने आ जाती हैं। और यही मेरा ख्याल है पुलिस का रोल भी है, और पुलिस इसके ऊपर जो है वो एक डिटरमिन भी है। ऐसे ही नज़र आता है कि बेहतर तरीके से काम कर रही है जराइम को कंट्रोल करके। देखिए मोटरसाइकिल चोरी जो है ना उसको रोका नहीं जा सकता,
वो अभी आप लॉक करें, 2 लॉक करें तो एक नया सिस्टम आया हुआ था। एग्जैक्टली, मतलब वो क्राइम को रोक मोटरसाइकिल नहीं रिक्शे पे सकते। घूम रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल रिक्शा रोका उन्होंने, वो 2 बंदे उतरे, उन्होंने पूरा मोटरसाइकिल उठा के उसको रिक्शे में रखा, उसके ऊपर कपड़ा डाल के वो रवाना हो गए। अब मोटरसाइकिल लॉक भी है, लॉक भी नहीं खोला, वो 2 बंदों ने उठाया तो उसको रिक्शे में रखा और लेके चल पड़े। तो ये इस तरीके से मतलब पकड़े जाते हैं, गैंग्स पकड़े जाती हैं, रिकवरीज भी होती हैं। जो शहरी जो महरूम हो जाएं अपनी इन चीज़ों से, तो ये तो फिर उसी का दिल ही जानता है कि उसको कितना दर्द और तकलीफ जो है। साफ ज़ाहिर है कोई आसानी से इतनी ये चीज़ें इकट्ठी की जा सकती हैं, गाड़ियाँ ना मोटरसाइकिल, पैसे लगते हैं इन पे, तो साफ ज़ाहिर है मुश्किल से खरीदारी होती है, तो नुकसान होता, तो जिसका नुकसान होता है तो उसको लग पता जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अब अगर सफाई सुथराई की बात करें तो सफाई की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ, ये देखें, ये जो है ना सफाई सुथराई का जो निज़ाम है ना, ये अच्छा, इसकी ना बहुत सारी चीज़ें उसको इस तरीके से इन्होंने मिक्सअप कर दिया ना जी कि ये भाई 1 टाइम वेस्ट मैनेजमेंट हो रही है, ये 2 टाइम वेस्ट मैनेजमेंट हो रही है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का नया सिस्टम आ रहा है। वो कोई इस वक्त कोई लग ही रहा कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। वो आधा तीतर आधा बटेर बना दिया इन्होंने, एक मलगूबा सा उसका तैयार कर लिया है। बुनियादी तौर पे हुकूमत पंजाब का बड़ा एक क्लियर कट प्रोग्राम था कि हर जगह पे जो शहर सफाई है वो सिर्फ शहरों तक नहीं होनी चाहिए, वो देहातों तक भी होनी चाहिए, कि जो देही इलाके हैं। सुथरा पंजाब तो सिर्फ अपर पंजाब में ही नज़र आ रहा है, हमें वहीं पर काम होता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। ये तो कहते हैं ना कि ये लाहौर मेन गढ़ है बस। ये बुल्स आई है, ये आपने बड़ा एक शानदार किस्म का, ठीक किस्म का ताना मारा है कि वो उनको नजर आ रहा है। लेकिन फिर वही बात है ना, यहाँ फिर वही गवर्नेंस की बात है ना। जब आप लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, लोग कहते हैं सर कर गए सफाई, उनकी गली साफ हो जाए तो हफ्ता शुक्रगुजार रहते हैं कि यार बड़े कमाल हो गया यार, गली साफ कर दी। तो ये तो देखिए फंड्स भी हुकूमत पंजाब दे रही है, और कई जगहों पे कंपनीज आ भी गई हैं, कई जगहों पे कंपनीज को 100% कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं था, उनको ठेके भी दे दिए हैं उन्होंने। अब सिर्फ आप देखें ना कि अगर भावलपुर डिवीज़न की बात करें तो एक ही कंपनी ने वो डिवीज़न की 12 तहसीलों के ठेके ले लिए जनाब वाला। वो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल कर रहा है वो करें, कोई पूछे कुछ नहीं वाला, कौन हिसाब ले और उनको कौन कहे भैया तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम तो है नहीं उसके ऊपर, जो चलाए जा रहे हैं। तो जहाँ सफाई हो गई तो ठीक, वो ने जी, हालांकि हर किसी ने एक पूरा एक जियो टैगिंग सिस्टम था कि उसकी जगहों की उस जगहों की इंस्पेक्शन हुई थी, उन जगहों को टैग किया गया था कि इन जगहों को जो है वो सफाई करनी है यहाँ से। लेकिन अमली तौर पे जो है ना, इसका जिस तरीके से इसका इम्पेक्ट आना चाहिए था ना, उसका इम्पेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, और वो सफाई उस तरीके से होती हुई नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से एक इसको सोचा जा रहा था। इस निज़ाम से कितनी बुनियादी तब्दीलियाँ जो वो आ जाएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक मरतबा फिर जो है वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है ये क्वेश्चन मार्क है उन लोगों पे जो लाहौर में बैठे हुए हैं और जो समझते हैं कि लाहौर में बैठ के कोई भी पॉलिसी अगर वो थ्रो कर देते हैं तो बाकी पूरा जो है वो डिवीजन्स हैं उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। साउथ में तो आके ना वो सिस्टम दफन हो जाता है, क्योंकि साउथ में तो फिर अपना एक निज़ाम शुरू हो जाता है ना कि भाई कैसे रखना है और कैसे चलाना है और कैसे बचाना है और कैसे गुजारना है। तो सब अच्छा की रिपोर्ट तो देने वाले तो हर वक्त तैयार बैठे हैं, वो सब अच्छा लिखते हैं और सब अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, साउथ पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो साउथ पंजाब को सुबह बनाने की बात की, इस पर बात करते हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आते हैं फिर बात करते हैं। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक सर। साउथ पंजाब सुबह बनने की काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि बातें सामने आ रही हैं, क्या चीज़ें बनेगा या नहीं बन पाएगा? मैं पहले कहता हूँ कि उठाओ हाथ और मांगे दुआएं कि अल्लाह पाक जो है ना ये सुबह हमारा बन जाए। पता है ये बन जाना चाहिए। 4 करोड़ की आबादी है और हर तरह से डिज़र्व करती हैं कि साउथ पंजाब को एक अलहदा सूबा जो है वो रखे। इसके देखें कितने फ़ायदे होंगे, इसकी अपनी असम्बली होगी, इसका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, बच्चों का अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। यहाँ के लोगों में देखें, यहाँ अब जब सेक्रेटरीट काम कर रहा था साउथ पंजाब सेक्रेटरीट, तो यहाँ देखें बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, लाइफ स्टॉक की, हर शोबे में जो है ना, हर शोबे में बेहतरी आई है, ग्रो। लेकिन फिर वही बात है कि तख्त लाहौर को ये हमारी ये वाली ग्रोथ जो है वो पसंद ही नहीं आई। उन्होंने उसको सेक्रेटरीट को भी लपेटने की कोशिश की, सूबा बनाने की तो बात तो बड़ी दूर रह गई, और अब कुछ नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल हर तरफ जो है एक वो धुंध सी फैली हुई है। सियासी पार्टियाँ अभी आएंगी, वो हर एक नारा लगाता हुआ आएगा
और बिलखसूस एक मखसूस टोला है जो कहेगा जी और जी मुझे जनूबी पंजाब सूबे की वजह से निकाल दिया था, मैं तो जनूबी पंजाब सूबे का हामी था। तो कोई भी इस वक्त, हालांकि बहुत अच्छी एफर्ट्स हो सकती हैं चीज़ों को, कोई भी नहीं बोला कि साउथ सेक्रेटरीट का जो रोल है उसको उन्होंने रोल बैक किया, तो किसी की भी आवाज़ नहीं निकली, ना सिविल सोसाइटी से, ना पॉलिटिशियन से, ना किसी तरफ से भी। वो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि जनाब, हालांकि हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और इसमें एजुकेशन में बहुत बेहतरी आई है, एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरी आई है, इरीगेशन में बहुत बेहतरी आई है, हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हुई है। चीज़ों को अख्तियारात होने के, हालांकि अख्तियारात नहीं दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल जो है एक ग्रोथ बेहतर हुई है यहाँ के इस खित्ते से, जो रेवेन्यू बेहतर हुआ है। अब अगर सूबा बनाएंगे तो साफ ज़ाहिर है हम इस काबिल हैं कि हम अपने रेवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे, हम दूसरे लोगों को भी फीड कर लेंगे, हम अपने वसाइल बेहतर तरीके से बरोकार लाएंगे, तो हमारी यूथ ज़्यादा बेहतर तरीके से स्किलफुल हो सकेगी, हम ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है अभी तो कब ये ख्वाब पूरा होगा, अल्लाह करे जल्द पूरा हो। ठीक है, दुआ हम यही करते हैं, सर ने सही कहा, हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि वो ये काम हो जाए हमारा। मुज़फ़्फ़र साहब, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर बात कर लें तो रोज़े के दौरान अच्छे अखलाक की क्या हिदायत दी गई हैं? अच्छा अखलाक तो पहले नंबर पर है कुरान मजीद में और हदीस में। कई जगह पर ये चीज़ आई है कि अपने अखलाक को बेहतर करें। अखलाक बेहतर होगा तो हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, वरना मुसलमान तो दूर की बात है, हम अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। तो हमारे नबी तो अखलाक के आला दर्जे पे फाइज़ हैं। तो अखलाकियात मुसलमानियत में ही है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में नाम करें, जैसे बाकी ममालिक हैं, जैसे बाकी लोग हैं वो आगे जा रहे हैं और हम अनफॉर्चुनेटली पीछे की तरफ आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम इस्लाम से, अपने दीन से दूर हैं, हम अखलाकियात से दूर हैं। तो रमज़ान की आमद है, हमें इस चीज़ में बड़ी तवज्जो देनी है कि अपने अखलाक को बेहतर करना है, अपने नबी के एक एक फ़रमान को फ़ॉलो करना है। जैसे जैसे हम फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे हमें अल्लाह को मानना नहीं, अल्लाह की भी माननी है। हमें नबी को नहीं मानना, नबी की भी माननी है। नबी को तो मानना और अल्लाह को मानना तो फ़र्ज़ है, मुसलमान है, लेकिन उनकी मानना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमें उसको एक्शन में लेके आना है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में लेके आना है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये मंथ जो अब आ रहा है हमें इसमें कोशिश करनी है और हमें एक अच्छा मुसलमान बनना है, और फिर आगे जितने भी मंथ्स आएंगे उसमें इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे हम नॉर्मली रमज़ान में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे हमें रमज़ान के बाद भी इस चीज़ को जारी रखना है। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें धोखेबाजी नहीं करनी, हमें अच्छा, सिर्फ रमज़ान में कुछ लोग देखते हैं ना कि रमज़ान में ठीक है रोज़े भी रखने हैं, नमाज़ें भी पढ़नी है, उनकी नमाज़ें सिर्फ रमज़ान में होती हैं, उससे रमज़ान से पहले ना रमज़ान के बाद में, और जितनी इबादत हैं, झूठ नहीं बोलना या चुगल गिबत जो भी चीज़ें हैं ना, वो रमज़ान में, अच्छा चले रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर वही रूटीन और वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें रमज़ान में जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसको पूरा साल ऐसे ही चलाना है। झूठ नहीं बोलना, ये मुसलमान अगर है और वो झूठ बोल रहा है तो फिर तो मुसलमान होने पर भी एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि आप मुसलमान हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुसलमान हैं और आप धोखा कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं और आप लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं और आप हर उस बुराई में शामिल हैं जो कि इस्लाम ने और इस्लामी तालीमात ने मना की हैं। तो वो तो फिर हम काफ़ी पीछे, इसीलिए तो हम सिर्फ नाम की हद तक सब कुछ कर रहे हैं, अमल नहीं है। अमल जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है, जैसे हमारे कानून है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो जी, वैसे ही कानून हमारे सारे हैं। देखिए अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के कानून सारे हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। हाँ। अच्छा, अगर तुम्हारा रमज़ान कैसे गुजरता है, तुम सबसे पूछी जा रही हो, तो आप ये पूछे कि मेरा ये रमज़ान कैसे गुजरेगा, यहाँ ऑफिस में गुजरेगा, अफ्तार तक तो इधर होंगे हम, आगे क्या पूछते हैं सर? पिछले रमज़ान छोड़े, अब इस रमज़ान की बात करते हैं। नहीं, वो ओवरऑल देखिए, ये तो अच्छी बात है, मसरूफ रहना ना स्टूडियो में, साफ जाहिर है। अब ये भी इबादत से लेकर हम अफ्तार तक इधर ही हैं। इबादत का हिस्सा ही होगा कि आप अच्छी बातें कर रहे होंगे, नेक लोगों की सोबत में बैठे होंगे, साफ जाहिर है स्कॉलर्स आएंगे, रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे, रात पढ़ने वाले आएंगे। मुझे लगता है इस रमज़ान में आपको भी हिस्सा
शिरकत करनी चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। हाँ भाई, इस्लाह की तो किसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो रोज़ बैठेंगे। अब सर ने क्या किस पे कहा है समझ आ गई है, मुझे तो आ गई है। सर भावलपुर को कैसे मज़ीद बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं हम? देखिए, भावलपुर बहुत कुशादा जगह है। नवाब साहब जो हैं मोहसिन पाकिस्तान हैं, उनकी बेपनाह खिदमत हैं क़याम पाकिस्तान के हवाले से भी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से भी। बिला शुक्र शब्बो शुबा वो पाकिस्तान से पहले जो है वो भावलपुर पाकिस्तान से पहले वो एक पाकिस्तान था। वो एक नवाब साहब का जो एक रख रखाव और जो मुशाहिद पाकिस्तान है उनके साथ तो उनका एक मिलने जुलने का सिलसिला था, और जिस तरीके से वो उनको इज़्ज़त अफजाई और जिस तरह से उनकी हौसला अफजाई किया करते थे, वो अपनी मिसाल आप है। और एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो खिदमत की लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की। विजनरी आदमी थे, बेहतरीन इरीगेशन सिस्टम लाए, हेड इस्लाम बनवाया, हेड पाजनत बनवाया, सतलज वैली प्रोग्राम लेकर आए। वो तो एक पूरी एक सिस्टम है। बहावलपुर उस खिते का मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत इलाका है और शानदार इलाका है। बस वो जो है ना कि जिस तरह कहते हैं कि वहाँ आपको एक गवर्नेंस की जो है ना वो एक कमी नज़र आई, कि अगर उन लोगों को आवाज़ उस खिते को हक देने वाला वो लोग अगर मिल जाते तो यकीनी तौर पे जो है ना वो विंटर टूरिज़्म भी वहाँ चल रही होती, वहाँ कई कल्चरल शोज़ भी चल रहे होते, एजुकेशनल हब भी वो बना होता। लेकिन वो फिर वही बात है ना कि उस तरफ तवज्जो किसी की ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच रज़ा साहब। हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। मुज़फ़्फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। अगले सेगमेंट में हमारे साथ नए मेहमान होंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमेशा बात करते हैं आप लोगों को आगाही फराहम करने के लिए, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है। मैं इस सीट पे बैठती हूँ ना तो तकरीबन जितने भी लोग टीवी पे आते हैं सबसे पहले उनको ये होता है कि यार क्या पहना है, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, टीवी पे अच्छे लगने चाहिए और वैसे भी हम अच्छे लगने चाहिए। जब आप ख़ुद अच्छे लगेंगे, जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली आप जो अपना काम कर रहे होते हैं ना वो अच्छा कर रहे होते हैं, इसमें बेहतरी आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा पहने। मैंने जो आज पहना हुआ है ये शाइनर का है और शाइनर हमेशा से ही मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहा है। मुझे बहुत अच्छा ये ब्रांड लगता है। इसके तमाम जितने भी आर्टिकल्स हैं मुझे बहुत पसंद हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, इसमें कुछ ईस्टर्न के भी आर्टिकल्स हैं, समर्स के हैं, विंटर्स के हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन भी है। आप पहनकर बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। जब आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इन्हांस होता है। जब कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है तो ज़िंदगी में जितने भी काम चल रहे होते हैं वो यहाँ से यहाँ हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा पहने। तो शाइनर मेरी हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहा है। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं शाइनर को वेयर करूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे और मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम काम जो हैं वो अच्छे करूं। और जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो जो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती है, जो चीज़ मुझे बोलने का पीछे जो एक तरीका होता है ना कि आपने अच्छा पहना हुआ है, आप अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप बड़ा अच्छा चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो इसके पीछे शाइनर ही है। इसी के साथ साथ जो हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा नदीम बेग जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ़ फरमा है मामून ताहिर राना जो कि पोइट हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का फजल, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किताबें लेके आए हैं मेरे साथ जो लिखी हैं, जिनमें शायरी है और जानेंगे इनके बारे में भी कि क्या चीज़ें हैं इसमें। सर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आपके ख़्याल में हमारी जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि कहते हैं ना कि पंक्चुअलिटी बड़ी ज़रूरी होती है, कोई भी काम करें उसमें आपको पंक्चुअल होना पड़ता है कि जब आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। आज की नौजवान नस्ल थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं देखती, 2-4 घंटे ऊपर नीचे करना तो मामूल है। अच्छा, अब ये होता है कि फलां बंदे ने कहा कि वो 1 घंटे में पहुँच रहा है, अच्छा उसका 1 घंटा तो 5 घंटे के बराबर है, सुकून करो। ये चीज़ें कैसे बेहतरी लेके आए? जी, बेहतरी तो सबसे पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट होती है। इससे पहले कि हम दूसरे लोगों से तवक्को करें कि वो लोग टाइम के हवाले से पाबंद हो जाएं, तो सबसे पहले बेहतरी अपने में लेकर आनी पड़ती है। ठीक है ना? वो
और जब अपने में बेहतरी लेकर आते हैं, जब लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि ये शख्स वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी करता है, वक्त इसके नज़दीक बहुत अहम है, तो फिर मजबूरन उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि बाज़ लोगों के बारे में आपका होता है कि जी वो तो ठीक टाइम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप भी उसको देखते हुए कर पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हर शख्स अपने आप पर इसको अप्लाई करे और अपने आप को इसके वक्त की पाबंदी के हवाले से लेकर आए, तो दूसरों से तवक्को करना फिर करना मुश्किल बल्कि आसान हो जाएगा कि वो भी फिर आपको फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर तरीका है कि हम इस तरीके से इसको रेगुलराइज कर सकते हैं कि अप्लाई ऑन योरसेल्फ, ये सबसे बेहतर चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि आपने थोड़ा सा स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात की, सबसे अहम बात वही आ गई कि अब कुछ क्लासेस के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो टीचर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, तो स्टूडेंट उनका जो टाइम टेबल और प्लस उनकी क्लासेस का जो उसमें आना जाना है वो उसी तरीके से फॉलो करते हैं। और जो टीचर भी क्लास में रिलैक्स होता है, लेट आता है, ख़ुद लेट आता है, तो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट भी उसको उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फिर वही बात होगी, हर एक्शन का रिएक्शन है। तो आप अगर फॉलो करते हैं, आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से चलाने पर लेकर आ सकते हैं। आपको लगता है तालीमी निज़ाम में इस पर ज़ोर दिया जा रहा है, लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है? नहीं, उस तरह नहीं, जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले था उस तरह का अब ये मेयार नहीं रहा। अब उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं क्योंकि बड़े इदारों में पढ़ाता रहा हूँ, कि वहाँ पर 1 मिनट की जो लेट है ना वो भी बहुत ज़्यादा कंसीडर होती थी। बहुत से लोग आपको देख रहे होते थे, तो सम टाइम उनकी नज़रों से बचने के लिए कि यार अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो गया ना तो फ़लाँ शख्स मुझे घूरना शुरू हो जाएगा, तो उसको देखकर आप अपने आप को सेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में कुछ इंस्टीट्यूट में जहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स होता है, जैसे अपने ठंड प्रोग्राम है, तो वहाँ पर जाकर फिर आप भी इसी तरीके का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेन चीज़ वही है कि इदारा जब तक जो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है ना जिस इदारे की, सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर होता है, क्योंकि जो चेंज आती है वो हमेशा टॉप से आती है। जो ऊपर वाला शख्स है अगर वो इस टाइम को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, उसके हवाले से कमिटेड है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका निचला स्टाफ, फिर उससे नीचे वो तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो अहम चीज़ यही है कि आप जो है एज ए टॉप मैनेजमेंट और इदारों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जब लोग ये कॉर्पोरेट बॉडीज़ में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो कॉर्पोरेट बॉडीज़ में जो है ना वो सबसे अहम चीज़ टाइम की है। तो जो लोगों की ट्रेनिंग अगर तालीमी इदारों में नहीं हुई तो वो लोग वहाँ पर जाकर फिर बहुत तंग होते हैं, वो उस तरीके से इदारे के लिए काम नहीं कर सकते, उनमें एडजस्ट नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें लेकर आनी चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप को एडजस्ट करें और उस टाइम स्लॉट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने टाइम टेबल को खुद स्केड्यूल करते हैं लोग। और जितना वो लोग कर लेंगे उसी में आपने खाना पीना भी है, उसमें आपने गेम्स भी करनी है, उसमें भी अपने दोस्तों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, उसमें आपने नमाज़ें भी पढ़नी है। ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ का हिस्सा। बिल्कुल ऐसी बात है। मामून साहब से बात कर लेते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर रहे थे। मामून साहब, शायर हैं आप, अदीब हैं, राइटर हैं, लिखते हैं, ये तमाम क्वालिटीज़ एक इंसान में आना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये चीज़ें मेरे अंदर इनहेरिट हैं। मेरे वालिद साहब थे, वो शायर अदीब थे, मेरे ताया जी थे, वो शायर अदीब थे, वो सदारती अवार्ड याफ्ता है, वो बरसग़ीर पाक हिंद के नामी आदमी थे जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा मंजूम में किया था। राना फैमिली में तीसरा फ़र्द मैं हूँ जो इस फील्ड में हूँ। इनहेरिट चीज़ें होती हैं और मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखता है, उसके अंदर मौजूद होती है। वो इंसान को वो ख़ुद इंसान ने निकालनी होती है, अपने अंदर से निकालनी होती है। बस इजहार है, आप इजहार करते हैं। जैसे अभी वक्त की पे बात हो रही थी, मैं ये समझता हूँ अगर आप देखें ना कि हर बंदे को जल्दी है, ठीक है, आप जिससे पूछें बस जा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा, इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। जो कौमें वक्त की पाबंदी करती हैं वो तरक्की करती हैं। हमारा मज़हब जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, मज़हब है, वो कानून और टाइम पर है। देखें, अगर आप उसमें, सर ने बड़ी अच्छी बात की कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चीज़ें तो मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है।
यानी कि अगर मैं 12 बजे आता तो कोई बात नहीं है, कोई 2 बजे आता तो कोई बात नहीं है, एक दूसरे के भरम रखी जा रही है। और कौमें ऐसी नहीं होती, हम बहुत पीछे हैं, हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम बिखरे हुए इंसान हैं जो बिखरे पड़े हैं माशरे में। हम अपने आप को नहीं सुलझा रहे। हर इंसान का अपना एक किरदार होता है, एक करैक्टर होता है, और वही माशरे का वो एक फ़र्द होता है माशरे का, जो आपको पैगाम दे रहा होता है। हम बिल्कुल नहीं दे रहे। हम तो हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान के रखते हैं मोहब्बत, और अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, वो बाहर एक जाने की सर्वे कोशिश के कर रहे होते हैं। मुताबिक ज़्यादातर नौजवान बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छा, वहाँ पर तो बड़ी टाइम की पाबंदी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कानून बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ से भाग के वहाँ जाने का मुझे समझ नहीं आती। वहाँ तो फिर असल उनको में कहीं ना कहीं आज़ादी है। जी, वहाँ इम्प्लीमेंट है। देखिए, वो वहाँ हमारे जो लोग हम यहाँ से जाते हैं वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून सख्त है, वो उसकी पूछ गछ है। यहाँ पे नहीं है ना, हम यहाँ पे क्यों नहीं करते? क्या आप मुझे बताएं, आप यहाँ से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो बड़े टाइम लगता है। ये नहीं होता कि वहाँ का कमिश्नर डीसीओ कहता है जी आज मामून साहब आप आ गए, आप काम करें। मेहनत करनी पड़ती है, आपकी जितनी एबिलिटी होती है आपको उसके मुताबिक आपको उसके चीज़ें मिलती हैं। ये थोड़ी है कि हमारी रास्ते खुले। वहाँ भी तो हम मेहनत करते हैं, वहाँ भी तो हम झाड़ू लगा रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत वहाँ पे मेरे दोस्त गए हैं, लेकिन अपने मुल्क में काम नहीं करना। अपने मुल्क में पता नहीं क्या वजह है। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। पाकिस्तान तो कह सकते हैं कि नेमत से कम नहीं है। सिर्फ आपने शायरी का आगाज़ कब से किया और कैसे हुआ? मैं छोटी सी बात बता दूं कि मैंने पहले कहा कि इनहेरिट चीज़ें थी मेरे अंदर मौजूद। मैं बचपन में ना वो 3 औरतें 3 कहानियाँ पढ़ा करता था। आपको कैसे पता चला कि आप एक अच्छे शायर बन सकते हैं? नहीं, पता नहीं चलता, ये हो जाता है। मतलब आपके कहने क्या है कि जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती है ना, इंसान खुद ब खुद उस तरफ चला जाता है, चल पड़ता है। उसे मौका मिलना चाहिए, वो चल पड़ता है। उसको आप रास्ता दें। इसमें शौक भी आ जाता है, पैशन आ जाता है, मजबूरियां भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, जो शायरी एक ऐसा शायरी एक बहुत मुश्किल फ़न है। ये इतना आसान नहीं है। ये तो हम लोगों ने समझ रखा है इसको। शायरी बहुत मुश्किल फ़न है। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप PhD कर रहे हो तो शायरी उससे भी मुश्किल है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की मेरा तरफ यही से है। सवाल था कि कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है, तो क्या ये गॉड गिफ्टेड होता है या इंसान खुद को पॉलिश करके, अगर उसके शौक है, पैशन है, तो उस तरफ जा सकता है, सीख सकता है? शायर होता है या नहीं होता, सिंगर होता है या नहीं होता, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर अगर वो गुलकार है या सिंगर है, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है। उसने उसको निखारना है, खूबसूरत बनाना है, उसको पॉलिश करना है। ऐसे शायर है। शायर होता है या नहीं होता? जो शायर होता है वो होता है, जो नहीं होता वो नहीं होता। जो नहीं होता वो पॉलिश हुआ होता है। बस बहरे सीख लेना, या आप वाज़त के साथ, हमारे अक्सर स्कॉलर हज़रात शायर बने हुए हैं, और किसी की नज़म लेके उसको पढ़ देना, याद कर लेना, नहीं, वो एक अलग मामला है। हमारे अक्सर दोस्त मेरे नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, तो वो अक्सर हमारे जो PhD डॉक्टर्स हैं, जो उर्दू डिपार्टमेंट में जो भी हैं, वो शायर नहीं उनमें होता है, लेकिन वो सीखते हैं उस अमल को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सर, आपकी तरफ आते हैं। ज़िंदगी में एक तालिब इल्म को टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए? क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए उसकी कि अच्छा दिन उसका गुजर जाए, लाइफ डिस्टर्ब ना हो, स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो? क्या टाइम टेबल होना चाहिए? ये बड़ा मुनासिब क्वेश्चन है आपका, और ज़रूरत भी है इस बात को लोगों को कन्वे करने की। देखिए, आपके 24 घंटे के अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो है आपकी नींद। सबसे पहले अगर मैं उसको सेपरेट कर लूँ तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमारे पास डिस्पोजेबल टाइम कितना है जो हमने अपनी बाकी एक्टिविटीज़ पे लगाना है। तो जो जितने सेहत के हवाले से लोग हैं वो कहते हैं कि तकरीबन मिनिमम जो नींद है वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो इसका मतलब है कि हमें प्लान ये करना चाहिए कि 6 से 8 घंटे। अच्छा, फिर वो नींद कब ज़रूरी है? बात हुई क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की हो रही है।
दिन की जो दिन में अगर आप सोते हैं तो बाज़ औक़ात वो आपकी रात की नींद की कवरेज नहीं है। यानी सोने का जो टाइम, जो प्रॉपर टाइम है, वो वही वाला है जो हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हुक्म दिया गया कि आप इशा की नमाज़ पढ़कर और उसके बाद आप सो जाएं ताकि सुबह वक्त पर उठ जाएं। तो वो जो दरमियान में स्पैन देखेंगे तो वो एग्जैक्ट तकरीबन यही टाइम बनता है जो, और अगर आपने प्रॉपर सोए गए हो तो आप सही टाइम पर उठेंगे। अच्छा, वहाँ से आपका स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर है आपकी नमाज वगैरह के बाद सबसे अहम चीज़ है कि आपकी पूरे दिन की जो अहम चीज़ें क्या हैं, हमें उसको प्रायोरिटीज़ करना होगा। हम कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनकी अहमियत या जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिसका फ़ायदा वो हमें कम है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमें फ़ायदा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ज़्यादा टाइम उस चीज़ पर लगाना पड़ेगा कि जिसका हमें बेनिफिट ज़्यादा है। अब एक तालिब इल्म की बात करेंगे तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ के अंदर है? वो ज़ाहिर है कि उसकी जो तालीमी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख रहे हैं तो नॉर्मली जो उनके पास टाइम स्लॉट बनती है, अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है पूरे वीक में जो उसकी यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 15 आवर्स की बनती हैं। 15 आवर्स की तो वो हैं जो उसकी क्लास एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, अब मैं जो सजेस्ट करूँगा लोगों को कि आप इसको किस तरीके से बेहतर चला सकते हैं। आपने जो लेक्चर आज पढ़ा है, जो भी लेक्चर आज पढ़ा है, अगर आप उसको उसी दिन ही शाम में तकरीबन 1 घंटा दे देते हैं, 1 घंटा मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान अगर आप टाइम दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ आपने क्लास में पढ़ी है ना, उसका जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम वो है 40%। यानी अगर आपने वो लेक्चर सुना तो 2-3 घंटे के बाद वो रह जाएगा 40%। लेकिन जैसे ही आप शाम में जाके उसको आप एक मरतबा पढ़ लेते हैं उसी लेक्चर को दोबारा, वो 40% से आप बढ़कर 80% तक आ सकते हैं सिर्फ एक आधा घंटा लगाने से। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद जब अगली क्लास होती है तो टीचर का काम क्या होना चाहिए कि वो जो पिछला लेक्चर है, सबसे पहले वो उसमें पूछता है कि आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उस पर किस किस ने काम किया। अच्छा, अगर वो उस वक्त डिस्कस हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 घंटा, एक जो 3 घंटे और जो 1 घंटे के साथ लगाया आपने, वो जो 2 घंटे आपने एक सीक्वेंस के साथ लगाए हैं, वो आपके नॉलेज रिटेंशन को 80 to 90% तक ले जाते हैं। और वो फिर आपको जो पेपर के पास जाके जो बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रेस लेके काम कर रहे होते हैं उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 80 to 90% आपके ऑलरेडी रिटेन होता है। आपने जस्ट पेपर से पहले क्या करना है, गो थ्रू करना होता है। पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे होते हैं, या टीचर किस स्टाइल की बात करता है, टीचर किस चीज़ को पूछता है, आप सिर्फ उस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, आप मेन कॉन्सेप्ट पे नहीं कर रहे। तो आपने क्या किया, आपने उस 15 घंटे जो पूरा हफ्ता है उसके साथ जो आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया वो 15 घंटे दिया। इसका मतलब है कि आपने टोटल हफ्ते के अंदर जो अपनी एजुकेशन को टाइम दिया है वो जस्ट 30 आवर्स दिया है, 30 आवर्स पूरे हफ्ते में। अच्छा, अब बाकी टाइम क्या है, बाकी टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेम्स के लिए टाइम, हेल्दी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखें। स्पोर्ट्स अगर आप नहीं करते तो वॉक की तरफ जाना पड़ेगा आपको, ताकि आप बॉडी जो है आपकी हेल्दी रहे। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप ना इवनिंग के अंदर अगर आप ये हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप जिस्मानी तौर पे थक जाते हैं, और जिस्मानी तौर पे थकने के बाद ज़हनी तौर पर आप पहले ही थके हुए होते हैं। जिस्मानी तौर पे जब आप थक जाते हैं तो आपको इशा के बाद जो है बड़ी प्रॉपर पुरस्कून नींद आती है। एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी तमाम स्टूडेंट्स को कि लाइफ स्टाइल बनाने से बनता है, तर्ज ज़िंदगी किसी एक सरगर्मी का नाम नहीं है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसमें वो मैंने जो जैसे बातें की। अच्छा, उसके अंदर जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आ गई, फिर आप कोशिश करेंगे कि आजकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मोस्ट रिसेंट स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड चल रही है। देखिए, तालीमी चीज़ आपको सिर्फ एकेडमिक हुई थी, और शायद आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट हमारा एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनकी शेल्फ लाइफ 5 साल है। डिग्री की शेल्फ, बाद फिर नई चीज़ें होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बात की थी।
तो डिग्री की शेल्फ लाइफ 5 साल है। इसका मतलब है फिर आपको इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर रहने के लिए, आपको जीने के लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है? डिग्री नहीं है, वो स्किल्स हैं, जो रेलिवेंट स्किल्स हैं। तो हमें अपनी टाइम का कुछ पोर्शन जो है उधर भी देना है। हम अपने टाइम का ज़्यादातर पोर्शन किस पे लगा रहे हैं? मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया ऐप्स पे। इस पे तो हमने बात नहीं की ना। आपने बताया कि ज़्यादातर नौजवान नस्ल आप देखते हैं कहाँ कहाँ गई एक्टिविटीज़ जो प्लेग्राउंड्स में जाके हुआ करती थी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप सोशल मीडिया है, आप हैं, और मोबाइल फ़ोन्स हैं। हम इसके बारे में अक्सर कहते हैं कि ये जो हमारे हाथ में डिवाइस है ना, फसाद की जड़ है। अच्छा, इसके लिए एक आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी ना, तो वो जो अटैक होते थे ना, वो दस्ती बम कहलाते थे कि हाथ में बम है, उसकी पिन निकाल कर वो आपने देखा होगा यूँ फेंका जाता था। तो बेसिकली दस्ती बम है ये। ठीक है, मोबाइल फ़ोन दस्ती बम है। अब इसका मतलब है कि इसका अगर आपने प्रॉपर पिन टाइम निकाल कर और अगर उसको होल्ड किए रखा तो ये सम टाइम फट जाना और आप गया। और ये वही चीज़ है। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहे जो रिक्वायर्ड है। सबसे अहम चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे ये बात की थी कि आप देखें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, बिलीव करें, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों में एडिक्शन हो जाती है आपकी। मैं कोई एक आध गेम मेरे पास गलती से लोड हो गई, मैंने उस पर खेलना शुरू किया ना, तो अच्छा मुझे ना 3-4 दिन 5 दिन के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो अपनी रोज़ाना 1 घंटा तो मैं इस गेम पे लगा रहा हूँ। अच्छा, मैंने फटाफट जो मेरे जहन में आया ना कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, मैंने फटाफट पहला काम किया, उसको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। कि वो चीज़ जो मेरी लाइफ को, मेरी तर्ज ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही है, मुझे उस चीज़ को अपने साथ होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने वो चीज़ करनी है जो मेरे लिए और माशरे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इस ऐप का प्रॉपर यूज़। अब हम लोग अपनी रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन जो मतलब अगर आपके जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसके हवाले से भी आप देखेंगे ना, तो इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं जो शायद आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा अपडेट भी करती हैं। और आप कहीं भी गुफ्तगू करेंगे तो उस गुफ्तगू में आपकी उस जो ऐप यूज़ की हैं या जो आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसकी झलक नज़र आती है। तो अहम चीज़ है कि हमने किन चीज़ों को यूज़ करना है, किन चीज़ों को यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, हम जैसे खाने में बात करते हैं, हमने हर खाना नहीं खाना, हमने उस खाने में भी सिलेक्शन करनी है ना कि ये चीज़ हमारी सेहत के लिए बेहतर है, ये चीज़ बेहतर नहीं है। ऐसा करते हैं या नहीं करते? अच्छा, इसी तरीके से आप जब अपने आप को अपडेट करते हैं या आप तैयार होते हैं, तो आप उसमें भी देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने कौन कौन सी मेकअप की कौन सी डिवाइस मुझे यूज़ करनी चाहिए, कौन सी मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं ना, तो फिर हम इधर क्यों नहीं करते? हमें इधर भी करना पड़ेगा। इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ आना पड़ेगा, उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। वो बड़े मशहूर है, मेरे ख्याल ये एलन मस्क का दिखा रहे थे, तो वो इंटरव्यूअर ने उसे क्वेश्चन किया, उसने कहा जी आप इस चीज़ के बानी, आप बताएं आप इस मोबाइल फ़ोन को कितना इस्तेमाल करते हैं? आप अंदाज़ा करें कि जब उसका मोबाइल फ़ोन का जब टाइम देखा गया, तो उसका जो पर वीक जो टाइम आ रहा था वो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स पर वीक। जी। अब इसका मतलब है कि उसने अपना फोकस कहीं और किया हुआ है। 15 to 20 मिनट। यस, यानी इसका मतलब है अननेसेसरी टॉक नहीं करनी ना, अननेसेसरी टॉक नहीं करनी। एग्जैक्टली, काम से इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसके बाद। अच्छा, आप देखें ना, हम बाज़ औक़ात हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं ना, हमारी जहाँ बात ख़त्म होती है ना, तो हम कहते हैं होर सुनाओ जी, होर सुनाओ। मतलब हम बार बार उस चीज़ को लिंक करने के लिए, हम नई बात छेड़ने के लिए हम कोई ऐसी बातें छेड़ना चाह रहे हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है। तो टू दी पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम का प्रॉपर यूज़। और मैं उसके लिए बड़ा एक अच्छा फिक्र कहता हूँ जी कि आप टाइम का जो है ना, जो प्रॉपर यूज़ है, हम उसे कहते हैं कि स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, बी स्मार्ट। मामून साहब से सुनते हैं। मामून साहब, तुसी और सुनाओ, सानू कोई शायरी वायरी सुनाओ। मैं एक बात यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। सर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सर ने इसको बम का नाम दिया, ये बम नहीं है, ये सहूलत है कि तुम्हारा नफ्स तुमसे वही काम कराता है जिसका तुमने उसे आदी कर रखा होता है। असल जंग नफ्स की है, ये हमारे पास सहूलत है। देखिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में है,
एक बटन पर है ना, एक टच पर है ना। हम्म। पहले ये सहूलतें नहीं थी, हमारा इस्तेमाल हर गलत चीज है। का इस्तेमाल गलत गलत है, है। और पॉजिटिव भी और जी, जी। नेगेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें आ बिल्कुल जाती ऐसे हैं। ही अब आप किस तरह से इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें जी, आ जी, जाती जी, जी, हैं। जी। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ मौजूद है मामून सर। क्या सुनाने वाले हैं अब आप हमें? कौन सी शायरी, कौन सी नज़्म सुनाएंगे? जी जी, आपको मुख्तसर सी नज़म सुना देता हूँ अपनी के। तो जनता की कोई मूरत है या मोम जैसी कोई सूरत है, तो जनता की कोई मूरत है या मोम जैसी कोई सूरत है, तुझको लॉकेट की क्या ज़रूरत है जब गला इतना खूबसूरत है। वाह वाह। जब गला इतना खूबसूरत है। और गज़ल के चंद शेर कि दुनिया किसी की बात को गर्दानती नहीं, दुनिया किसी की बात को गर्दानती नहीं, अपने सिवा किसी को बड़ा मानती नहीं, अपने सिवा किसी को बड़ा मानती नहीं। मैं वो हूँ जिसका सारा ज़माना है आशिक़, मैं वो हूँ जिसका सारा ज़माना है आशिक़। एक मेरी ज़ात है जो मुझे जानती नहीं, एक मेरी ज़ात है जो मुझे जानती नहीं। हम रोशनी को शहर में लाए हैं ढूंढ कर, हम रोशनी को शहर में लाए हैं ढूंढ कर, लेकिन तेरी निगाह अभी मानती नहीं, लेकिन तेरी निगाह अभी मानती नहीं। फूलों में बास है न सितारों में नूर है, क्यों ज़िंदगी शऊर को पहचानती नहीं। मैं जिसके वास्ते हूँ ज़माने में आईना, मैं जिसके वास्ते हूँ ज़माने में आईना, वो शख्सियत पैगम मेरा पहचानती नहीं। दुनिया किसी की बात को गर्दानती नहीं, अपने सिवा किसी को बड़ा मानती नहीं। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ ही सर शायरी, अभी मैंने आपसे जब हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि शायरी जब हम लिखना शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं जहन में जो हम शायरी को लिखना शुरू करते हैं? कोई कैफियत होती है वो लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं वो लिखते हैं? देखें, सबसे पहले तो कैफियत होती है, उसके बाद जो शायर होता है, जो जिसका भी कलम से ताल्लुक़ है, वो इर्द गिर्द की चीज़ें महसूस कर रहा होता है, ठीक है, उसको वो पॉलिश करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बड़ी वाज़ेह करता चलूँ, कोई भी करैक्टर है, शायर अपनी, चाहे वो कॉलम नवीस है, चाहे वो कहानी का राइटर है, वो अपनी कहानी का खुद हीरो होता है। वो अपने आप को सामने रख के वो कहानी लिखता है। बेशक वो उसमें नाम किरदार नहीं डालता, लेकिन वो हीरो खुद होता है। हाँ, ये उसकी सलाहियत होती है शायर की या अदीब की, कि जो भी कहानी उसकी पढ़ता है उसको लगता है कि शायद ये मेरी कहानी। ये उसकी खूबसूरती और चाशनी होती है। सही हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात है आपने कर ली। सर आपकी तरफ आते हैं, हम नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं, टाइम टेबल पे बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से तालीमी इदारे अपना रोल प्ले, आप पहले भी मैंने पूछा कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपने कहा कि इस लिहाज से तो कोई चीज़ें सामने नहीं आती। तो फिर पेरेंट्स आ जाते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं कि ये सही, उनकी टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल उनको सेट करके दें कि इस टाइम पे आपने खाना खाना है, इस टाइम पे स्कूल जाना है, इस टाइम पे आपने वापस आना है, फिर ट्यूशन का टाइम है, फिर ये एक्टिविटीज़ का टाइम है। तो ये चीज़ें फिर, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी हम देखते हैं कि इस तरफ नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में ना एक आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो है पेरेंटिंग का। मतलब पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, ये पेरेंटिंग में सिखाया जाता। अब उसमें जितनी बातें आपने की हैं, ये उसका हिस्सा है। मसलन खाना कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा खाना बेहतर नहीं है, ये पेरेंट्स का बनता है कि बच्चों को बताया जाए। हम जो फास्ट फूड और जंक फूड पर जो ज़्यादा गए हैं, उसकी वजह से भी नुकसान होते हैं। अच्छा, मैंने अपना कुछ स्कूल्स के अंदर, एक मैं स्कूल्स का, हमारे उधर इलाके में स्कूल है, उन्होंने मेरी उनसे एक MOU साइन हो रहा था, तो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक नई बात बताई जो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा जी, हमने तरबियत के नाम पर एक नई चीज़ स्टार्ट की है। वो क्या है? उसने कहा हमने बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ पर लेकर आए हैं कि आपने जब घर पहुंचेंगे तो आपने क्या क्या करना है, और फिर हम अगले दिन उसका फीडबैक भी लेते हैं। मतलब आप घर गए तो क्या आपने अपना यूनिफॉर्म उतार कर प्रॉपर जगह पे रखा, क्या आपने अपने शूज़ उतार कर जो है प्रॉपर जगह पे प्लेस किए, और इसी तरह के फिर आपको जो घर में खाना बना है आपने वही खाना है, आपने इनकार नहीं करना।
अच्छा, फिर आपने घर में जाके जो होमवर्क है वो कैसे किया, और फिर आपने सुबह अपने यूनिफॉर्म जो है क्या खुद प्रेस की, जूते खुद पॉलिश किए? तो ये वो चीज़ें जो स्कूल से थोड़ा सा उन्होंने इनपुट डाली है, अगले दिन जब वो बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा फिर वो चीज़ें बताता है। कुछ बताता है कि नहीं जी ये मैंने किया, ये नहीं किया। अब इसका मतलब है साथ साथ फीडबैक आ रहा है। अब इदारे ने अपना रोल प्ले कर दिया। अब होना क्या चाहिए कि इदारे ने बता दिया कि ये करना है, अब पेरेंट्स को उस चीज़ को मॉनिटर भी करना चाहिए, क्या बच्चा वो चीज़ें कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, तरबियत जो है ना सबसे अहम चीज़ है। तालीम से भी ज़्यादा चीज़ जो अहम है ना वो तरबियत है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी टीम देखेंगे ना तो आप तो 313 जब आपने, बल्कि सॉरी, जब ये ग़ज़वा बदर हुई है तो उसके बाद अगर आपको याद होगा तो आपने कफ़ार मक्का को कहा कि हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। तो इसका मतलब है लिखने पढ़ने वाले लोग तो आपके पास थे नहीं। तो तालीम याफ्ता लोग आपके पास नहीं थे, तरबियत याफ्ता थे। तो अहम चीज़ जो है वो तरबियत है, तालीम से भी ज़्यादा। और आप अपनी पूरे सेटअप में देखें, आपको आज से 15 साल पहले ना कहीं भी ये दोनों लफ्ज़ ना अलहदा दिखाई नहीं देंगे। लोग बात करते थे तालीम और तरबियत, रिसाला भी आया करता था तालीम और तरबियत। ठीक है ना, अहम चीज़ तालीम के साथ तरबियत बहुत अहम चीज़ है। तो तरबियत के अंदर ये तमाम चीज़ें अहम है। ये जो पूरा जो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट क्या है? ये बेसिकली हम ट्रेंड कर रहे हैं, हम बच्चों को स्केजुअल दे रहे हैं। बच्चा अपना स्केजुअल खुद सेट कर रहा है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम चीज़ है कि जिसके अंदर इदारे का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, और सेल्फ डिसिप्लिनरी के तौर पर स्टूडेंट को अपने आप पर भी उसको इम्पोज करना पड़ेगा। तो ये ट्राइका बनती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक का रोल है, क्योंकि आजकल जिस तरह चीज़ें हो रही है ना, इसका रिज़ल्ट जो है ना वो हमेशा एक मल्टीपल होकर सामने आता है। अगर मैं सिर्फ अकेला कोशिश करूँगा तो उसका रिज़ल्ट आपको सिंगल टाइम मिलेगा, लेकिन जब दो लोग करते हैं ना, एक और एक 11, इदारा भी कर रहा है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहा है, तो इन तीन का रिजल्ट जो है ना फिर 30% नहीं आता, फिर 300% आता है। हाँ। इसे हम सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी यही होती है कि 1 जमा 1 जो है वो 2 नहीं होंगे, 1 और 1 11 होते हैं। तो सिनर्जी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें प्लान्ड हों, टाइम के मुताबिक हों, और उसमें वालदैन का, जो आपका क्वेश्चन है, वालदैन का रोल भी है, तालीमी इदारों का रोल भी है। अब बदकिस्मती से कुछ तालीमी इदारे उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, वालदैन भी अपना वो रोल प्ले नहीं कर रहे, और बच्चों से समझ रहे हैं कि बच्चे खुद सारी चीज़ें आपको करके देंगे। ये मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक मॉनिटरिंग नहीं होती। वो मॉनिटरिंग खा इदारे की तरफ से हो, वो मॉनिटरिंग खा वालदैन की तरफ से हो। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, रिज़ल्ट जो है वो कभी भी नहीं निकलेंगे उसके लिए। तो रिज़ल्ट आने के लिए प्लान करना जरूरी है। प्लान, और प्लान के साथ एक और वर्ड है कंट्रोल। ये बड़ा खूबसूरत। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज नथिंग। फेल। आपने प्लान बड़ा अच्छा बनाया है, टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है जो आपने प्लान बनाया है कोई रिजल्ट नहीं। और आपके पास कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने भी प्लान नहीं किया आपने करना क्या है, तो फिर भी रिजल्ट नहीं है। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज नथिंग। तो सिर्फ टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट का स्केजुअल बनाना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कंट्रोल, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसका फीडबैक, वो ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आज की जो नौजवान नस्ल है ना, अगर जैसे वो यूनिवर्सिटी से निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि इस फील्ड में जाना है, इसमें जाना है, साइंस में जाना है। आजकल के बच्चे ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी प्लानिंग हमें करनी चाहिए? आपने अभी प्लानिंग की बात की, फिर कंट्रोलिंग की बात की, उस हवाले से कैसे उनको आप देखना चाहिए, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? मैं समझता हूँ ये वाला सवाल जो है ना आपका अब तक सबसे सुपीरियर, जैसे कहते हैं ना सिक्सर, आईसीसी स्टार्ट हो गया ना, तो आपने आज पहली बॉल पे जो है ना सिक्सर लगाया। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था। देखिए, अहम चीज़ जो है ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप ही है, मुलाजमत की तरफ लोगों को बताना। बल्कि मैं तो कई टीचर से इस बात पे झगड़ा कर देता हूँ कि यार मैंने सुना आप क्लास में बात कीजिए कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया आपने जॉब किए? मैंने कहा आप उसके जहन में जॉब का वर्ड डाल ही क्यों रहे? एंटरप्रेन्योरशिप, आइडियाज़, बिजनेस, काम,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, अब ये आएगी कैसे? अब ऑलमोस्ट तमाम इदारों के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिपार्टमेंट मौजूद है। ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है ऑरिक के नाम से, ORIC। और ये ऑरिक डिपार्टमेंट जो है ये सिर्फ ज़करिया यूनिवर्सिटी में नहीं है, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये वहीं से इस आइडिया को लिया गया है। इसका मतलब है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। ओके। पहले रिसर्च, इनोवेट, बच्चे नए नए आइडियाज़ लेकर आए, इनोवेशन। अच्छा, उसमें वो करते क्या हैं? एक पूरा एक टीम होती है 3 से 4 लोगों की। वो इनिशियल लेवल पर बच्चों से कहते हैं आप अपने आइडियाज़ थ्रो करें 5 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट्स में जो वो आइडिया थ्रो करते हैं उसको आइडिया होता है कि इनमें से कौन सा आइडिया बेहतर है। अच्छा, उनको फिर वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट करके उन्हें कहते हैं जी ये आप ऑरिक की बिल्डिंग आपके पास है, इसमें मल्टीमीडिया भी है, इसमें नेट भी लगा हुआ है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है। फिर उनकी उससे रेलिवेंट चीज़ों की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आपने बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। अब बिजनेस प्लान के लिए उनका एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा जो 4 से 5 घंटे 6 घंटे का हो सकता है, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि बिजनेस प्लान कहते किसे हैं। फिर एक होता है मार्केटिंग प्लान। क्या है? आपने बिजनेस प्लान बना लिया, उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है। फिर उसका होता है फाइनेंशियल प्लान। अब ये तकरीबन 6 बैच निकल चुके हैं, 6 के 6 बैचेस को फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो मैंने पढ़ाई है वहाँ पर ऑरिक के अंदर। मुझे इसलिए इसका पूरे सब्जेक्ट का पता है कि क्या है। तो हम बच्चों को बताते हैं। बच्चे फिर वहाँ से जब उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, आइडिया मिल गया, और फिर ऑरिक वाले उनको 6000 पर स्टूडेंट 6 मंथ के लिए स्टाइपेंड भी देते हैं, ताकि अब उस दौरान में आप उस पर कुछ पैसा अगर लगाना भी है तो आपको समझ में आएगा। एंड कमर्शलाइजेशन, कि आप अपना आइडिया बनाएं और फिर इसको कामयाबी से मार्केट में थ्रो करें, कमर्शलाइज करें और वहाँ से अर्न करें, खुद भी कमाएं, अपने एसोसिएट को भी कमा के दें, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएं और फिर सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करें। तो ये पूरा सिस्टम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ऑलमोस्ट मौजूद है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा होता है? ऑरिक में यूनिवर्सिटीज़ और ये SME है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक है इसमें स्मेडा जो है वो उसको करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी उसको, लेडीज विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी उसको इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कनेक्टेड होनी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक ये बेहतर हो जाएगा। बेहतर रहेगी, बिल्कुल। ऐसे के साथ ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं मामून सर। अब कौन सी, हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी, पहले भी बड़ी अच्छी आपने नज़म सुनाई, गज़ल सुना दें कोई। हाँ जी, कि मोहब्बत को ख्यालों ही में रहने दो तो अच्छा है, मोहब्बत को ख्यालों ही में रहने दो तो अच्छा है, इसे दिल के उजालों ही में रहने दो तो अच्छा है। न पूछो तुम किसी से ज़िंदगी के दुख के बारे में, ये सपना है सवालों ही में रहने दो तो अच्छा है, ये सपना है सवालों ही में रहने दो तो अच्छा है। ये दुनिया कैसी दुनिया है, सदा तुम ऐसी बातों को, ये दुनिया कैसी दुनिया है, सदा तुम ऐसी बातों को, सियासत करने वालों ही में रहने दो तो अच्छा है, कि मैं तुमसे अपनी चाहत का भला इजहार क्यों करता, मैं तुमसे अपनी चाहत का भला इजहार क्यों करता, जमाले गम जमालो ही में रहने दो तो अच्छा है, कि किसी ने एक दिन मामून चुपके से किया शिकवा, किसी ने एक दिन मामून चुपके से किया शिकवा, मुझे अपने हवालों ही में रहने दो तो अच्छा है, मोहब्बत को ख्यालों ही में रहने दो तो अच्छा है, इसे दिल के उजालों ही में रहने दो तो अच्छा है। एक नज़्म है, उसका उन्वान है अमानत। बल्कि मैं अमानत नहीं, मेरी किताब आई थी अभी सपने सफ़र में है, ये 2008 में मेरी किताब आई थी। ये जो मेरी इस किताब में नज़म पॉपुलर हुई थी ना पूरे पाकिस्तान में, मैं वो नज़म आपको सुना रहा हूँ कि गुबार आलूद है रस्ते, वही है दश्ते तन्हाई, मसाफत दर मसाफत है, अभी मंजिल नहीं आई, अभी सपने सफ़र में है, अभी सपने सफ़र में है, ख्यालों में कई चेहरे, तसव्वुर में कई गलियाँ, निगाहों में कई मंजर, गुलिस्तान में कई गलियाँ, अभी सपने सफ़र में है, अभी सपने सफ़र में है। कि सर आखिर बंद देखिएगा कि तवज्जो चाह रहा हूँ कि सफ़र ऐसे नगर का है, सफ़र
ऐसे नगर का है जो ख्वाबों में ही बसता है। मैं हूँ इस राह का राही, मेरा तो एक ही रास्ता है, मगर मैं क्या करूँ प्यारे, अभी सपने सफ़र में है, वाह वाह। अभी सपने सफ़र में है। ये मेरी 2008 में किताब आई थी, तो मेरी कोई 8-9 किताबें हैं। मैंने तहकीक पे भी काम किया है, तनकीद पे भी किया है, बहुत से सिन्फ पे। आप कह रही थी ना शायरी के सिन्फ कौन कौन सी हैं आपकी, तो नज़म पे भी किया है, गज़ल पे भी किया है, नात, मनकबत, ये सिन्फ हैं जिस पे हमने काम किया है। ये तो मैं ये समझता हूँ कि इनहेरिट होती हैं, खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो इंसान के अंदर आ जाती हैं, हम इजहार कर देते हैं उसको। शायरी से मुश्किल अफसाना है, नसर है, याद रखिएगा ये बात। क्या फ़र्क है इसमें? देखें, हम ना, अभी मैंने आपको शेर सुनाया कि किसी ने एक दिन मामून चुपके से किया शिकवा, मैंने उसको अब बंद कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। नसर को साथ लेके चलना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या हुआ था वाक़या। ग्राउंड है इसका पूरी प्लेट, इसके लफ्ज़ हैं, चुनाव है, हर चीज़ को कारी को साथ लेके चलना पड़ता है। शायरी में तो बस एक शेर कह दिया, कारी को समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन नसर मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल फ़न है। बिल्कुल हो सकता है बहुत सारी। असर आपको वैसे क्या मुश्किलात पेश आई शायरी करते हुए, नज़्म लिखते हुए? कोई ऐसी चीज़ जो आप दूसरों को, जो लोग शायर बनना चाहते हैं, उनके अंदर सलाहियतें हैं, आप उनको मशवरा दें कि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं तो आप ना करें? सबसे पहले देखें, शायर होता है, अगर उसके अंदर जरासीम हैं, जर्म्स हैं, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुताला बहुत ज़रूरी है। कि मसलन कि आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए, कि फ़र्ज़ करें आसी कनाली साहब क्या कह रहे हैं, गालिब क्या कह रहा था, मीर क्या कह रहा है। आज की जो नस्ल है वो बस वो ये कहती है कि हमने एक शेर फेसबुक पे लिख दिया है और हम पॉपुलर शायर हो गए हैं। ठीक है, देखिए, शायर दो तरह के होते हैं, मेरा मानना ये है। एक शायर होता है किताब का, एक शायर होता है मुशायरे का। जो मुशायरे का शायर होता है उसकी ज़िंदगी कम होती है, जो किताब का शायर होता है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुताला बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आपका मुताला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप वैसे, मैं बहुत सारे फेसबुक पे सुनता हूँ, हाँ, जो मुझे दुश्वारियाँ आई थी, मसलन कि मुझे जो मुश्किलात आई थी शायरी में, मुझे मुश्किलात आई थी कि लोग मसलन कि हमारी जो बरादरी है एक दूसरे को मानते नहीं, हम लोग तस्लीम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि तस्लीम कर लेना चाहिए। तस्लीम से ये होता है कि आपकी इज्जत बढ़ती है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने मान लिया है कि भाई आप अच्छे शायर हैं तो इसमें क्या क्या जाता है किसी का, कुछ भी नहीं जाता। हमारी अनाएँ हैं, बस हम अपने लफ्ज़ों में, मेरा ये एक मानना था कि हम अपने लफ्ज़ों में मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, दर्स की बात देते हैं, और बिल्कुल उसका अपोजिट है हम लोग। हम वो है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े शोरा कराम के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान में मसलन कि मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना हुआ, ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन तब्दीलियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बात है, तब्दीलियाँ होनी चाहिए अच्छा शायर बनने के लिए। आप सर ने आपने ही बता दिया कि सर खुदादाद सलाहियतें होती हैं, उसी को लेके चलते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अगर आपको शौक़ है, पैशन है, दुनिया में क्या काम नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं, आप शायर भी बन सकते हैं। और हम अक्सर ही सुनते हैं जो आशिक नाकाम हो जाते हैं वो शायर बन जाते हैं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो नाकाम होते हैं तो फिर तो बहुत से लोग देखें ख़ुदकुशी कर लेते हैं यार, वो शायर नहीं बनते। तो शायरों पे की तोहमत है भाई ये। आप देखें, आप अभी आप सोशल मीडिया आपके हाथ में है, आप देखिए कितने लोग ख़ुदकुशी करते हैं, डिप्रेशन के लिए करते हैं। मोहब्बत तो नहीं होती, बहुत सी वजूहात होती हैं इसमें। मोहब्बत एक बुनियादी जुज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखता है। मोहब्बत में इंसान खुदकुशी नहीं करता, याद रखिएगा बात। अगर वो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत तो इंसान, देखिए मेरी किताब का नाम है मोहब्बत का दुख अपनी जगह। ठीक है, देखिए दुनिया में बहुत से दुख हैं, लेकिन जो मोहब्बत का दुख है वो अपनी जगह कायम है, आप उसे नहीं निकाल सकती। वो था नुसरत फ़तेह अली खान का गाना कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ये मोहब्बत का नासिर है जो इंसान को ज़िंदा रखता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम आशिक हैं या वो, ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, आशिक में भी दिल टूट जाता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मोहब्बत में अगर किसी शायर के दिल लड़की की तरफ टूट गया है तो उसकी शायरी में निखार आता है। ये ज़रूर बात है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम का? कि अपने पुरखों की हिफाजत करना सीखो, अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी।
क्या अपने बुजुर्गों की, अपने उस्तादों की इज्जत करना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि अपने जो टाइम टेबल है उसको जो बना रहे हैं, टाइम स्केड्यूल को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, टाइम टेबल बनाया, उस पर उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट ठीक है ज़रूरी है। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, रोहित चैनल का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ प्रोग्राम का जो वक्त ख़त्म हो गया है, हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।